आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के रिवीजन नोट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका विषय है विलयन। ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है। देखिए, अक्सर जब हम विलयन या घोल की बात करते हैं तो दिमाग में बस पानी में घुली चीनी या नमक का चित्र आता है, लेकिन रसायन विज्ञान की दृष्टि से एक विलयन के भीतर पूरी एक सूक्ष्म दुनिया काम कर रही होती है। हाँ, और इन नोट्स के माध्यम से आज हम विलयन के प्रकार, सांद्रता मापने के तरीके, गैसों और द्रवों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम और सबसे महत्वपूर्ण अणु संख्य गुणधर्मों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। बिल्कुल, और हम हर एक पंक्ति और सूत्र को उसी तरह समझेंगे जैसे कक्षा में एक शिक्षक समझाते हैं, ताकि हर अवधारणा के पीछे का क्यों और कैसे पूरी तरह स्पष्ट हो जाए। तो आइए सबसे पहले बुनियादी परिभाषाओं से शुरुआत करते हैं। यहाँ नोट्स में लिखा है विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। इस समांगी शब्द के पीछे का वास्तविक अर्थ क्या है? अच्छा, समांगी मिश्रण का सीधा सा अर्थ है पूर्ण एकरूपता। मतलब जब दो पदार्थ इस तरह घुल जाएं कि उनके कण हर जगह समान रूप से फैल जाएं, तो उसे समांगी कहा जाता है। जैसे कि जब हम शरबत बनाते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। गिलास के सबसे ऊपरी हिस्से का स्वाद और सबसे निचले हिस्से का स्वाद बिल्कुल एक जैसा होता है। रसायन विज्ञान में इस एकरूपता का मतलब है कि मिश्रण के हर हिस्से में रासायनिक गुण समान हैं। समझ गया। और इस विलयन को बनाने वाले हिस्से क्या कहलाते हैं? इसके लिए नोट्स में स्पष्टीकरण दिया गया है। मैं पढ़ता हूं, विलायक जो अवयव अधिक मात्रा में हो, जो भौतिक अवस्था तय करता है, और विलेय जो अवयव कम मात्रा में हो। देखिए, इसे समझना बहुत ही सरल है। जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में है वो विलायक है और जो कम है वो विलेय है। लेकिन इसमें एक और बात लिखी है ना कि विलायक भौतिक अवस्था तय करता है। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, विलायक ही यह तय करता है कि अंतिम विलयन कैसा दिखेगा। अगर विलायक तरल है तो पूरा विलयन तरल होगा। अच्छा, ये बात विलयन के प्रकारों वाली तालिका में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। इसमें 3 प्रकार दिए गए हैं। मैं इन्हें शब्दशः पढ़ता हूं। गैसीय विलयन, उदाहरण हवा O2 + N2। द्रव विलयन, उदाहरण जल में घुली ऑक्सीजन, जल में ग्लूकोस। और तीसरा भी है ना? हाँ, ठोस विलयन, उदाहरण पीतल, कॉपर + जिंक, जर्मन सिल्वर, कॉपर + जिंक + निकेल, अमलगम, पारा + सोडियम। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि विलयन केवल तरल होते हैं, लेकिन हवा और धातुएं भी विलयन है। ये काफी दिलचस्प है। बिल्कुल दिलचस्प है। जब हम पीतल देखते हैं तो वो ठोस होता है, लेकिन वास्तव में वो तांबे और जस्ते का एक समांगी मिश्रण है। क्योंकि विलायक यानी तांबा ठोस है, इसलिए पूरा विलयन ठोस अवस्था में रहता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए नोट्स में चित्र भी दिए गए हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक पानी की बूंद जो द्रव विलयन को दर्शाती है। उसके पास एक गियर है जो ठोस विलयन यानी मिश्र धातु का प्रतीक है, और साथ ही एक दांत का चित्र है। अरे हाँ, ये दांत का चित्र हमें उसी तथ्य की ओर ले जाता है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की थी। बिल्कुल, यहाँ तथ्य बॉक्स में लिखा है, तथ्य बॉक्स, फ्लोराइड का प्रभाव 1.0 ppm F- दांतों का क्षरण रोकता है, 1.5 ppm दांतों का पीलापन करता है, और 1.5 ppm से अधिक जहरीला होता है, उदाहरण चूहे मारने की दवा सोडियम फ्लोराइड। ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा सबक है। किसी भी पदार्थ का प्रभाव उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। देखिए, 1.0 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा रक्षक है। और थोड़ा सा भी बढ़ने पे? हाँ, 1.5 ppm पर दांत पीले होने लगते हैं, और उससे थोड़ा सा भी अधिक होने पर यह सोडियम फ्लोराइड सीधा चूहे मारने वाले जहर की तरह काम करता है। इसलिए सांद्रता को सटीक रूप से मापना बहुत जरूरी हो जाता है। सच में ये तो डरावना भी है और अद्भुत भी। और सांद्रता को मापने के इन्हीं तरीकों पर हमारा अगला विषय केंद्रित है। सांद्रता को व्यक्त करने वाले हिस्से में 4 मुख्य सूत्र दिए गए हैं। मैं समझाती हूँ। पहले मैं सूत्र पढ़ देता हूँ। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत W/W बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। और दूसरा है आयतन प्रतिशत V/V बराबर अवयव का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुणा 100। तो बेसिकली ये दोनों सूत्र प्रतिशत निकालने के सबसे बुनियादी तरीके हैं।
द्रव्यमान प्रतिशत में हम केवल वजन जैसे ग्राम या किलोग्राम का उपयोग करते हैं। आयतन प्रतिशत का उपयोग तब होता है जब दोनों पदार्थ तरल हों, जैसे पानी में अल्कोहल मिलाना, जहां हम लीटर या मिलीलीटर का उपयोग करते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरा सूत्र है जो दवाइयों से जुड़ा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V। 100 ml विलयन में घुले विलेय का द्रव्यमान, फार्मेसी में उपयोग। हाँ, फार्मेसी में ये बहुत उपयोगी है क्योंकि सिरप या तरल दवाओं की खुराक आयतन यानी मिलीलीटर में मापी जाती है, लेकिन शरीर में जाने वाली दवा की सक्रिय सामग्री ठोस होती है। इसलिए ये मापना आसान होता है कि प्रति 100 मिलीलीटर तरल में कितने ग्राम दवा है। समझ गया। अब चौथा सूत्र पर्यावरण से जुड़ा है, पार्ट्स पर मिलियन ppm बराबर अवयव के भाग बटा कुल भाग गुणा 10⁶। इसके नीचे एक परीक्षा टिप दी गई है, एग्जाम टिप। ppm का उपयोग हवा या पानी में बहुत कम मात्रा वाले प्रदूषकों को मापने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, 10�6 का अर्थ है 10 लाख। जब कोई विलय इतनी कम मात्रा में हो कि उसे प्रतिशत में मापना मुश्किल हो जाए, जैसे हवा में प्रदूषण के कण, तब हम देखते हैं कि विलयन के 10 लाख हिस्सों में विलय के कितने हिस्से हैं। मतलब ये अत्यधिक सूक्ष्म सांद्रता मापने का पैमाना है। हाँ, एकदम सही। अच्छा, सांद्रता मापने के कुछ और भी उन्नत तरीके हैं। इनमें पहला है मोल अंश। सूत्र दिया गया है, मोल अंश XXA बराबर Na बटा Na+Nb। साथ ही एक नियम है, विलयन के सभी अवयवों के मोल अंश का योग हमेशा 1 होता है। X1 + X2 बराबर 1। देखिए, रसायन विज्ञान में पदार्थों को मोल में गिना जाता है। मोल अंश बस एक अनुपात है, यह बताता है कि मिश्रण के कुल मोलों में से किसी एक विशिष्ट पदार्थ के कितने मोल हैं। और क्योंकि ये एक पूर्ण मिश्रण का हिस्सा है, हाँ, इसलिए सभी अवयवों के हिस्सों को जोड़ने पर गणितीय रूप से कुल योग हमेशा एक ही आना चाहिए। इसके बाद 2 ऐसे सूत्र हैं जिनके नाम बहुत मिलते जुलते हैं, जिससे अक्सर भ्रम होता है। मैं पढ़ता हूं, मोलारता कैपिटल M बराबर विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, और मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान kg में। नाम तो मिलते जुलते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक वजन मापने की डिजिटल मशीन, जिस पर एक बीकर रखा है जो द्रव्यमान और मोललता को दर्शाता है, और उसी के पास एक तरल से भरा फ्लास्क रखा है जो आयतन और मोलरता को दर्शाता है। ये चित्र बहुत अच्छे से अंतर स्पष्ट करते हैं। इसी के ठीक नीचे एक अत्यंत महत्वपूर्ण नोट बॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। मोलारता तापमान बदलने पर बदल जाती है क्योंकि आयतन बदलता है, लेकिन मोलालता और मोल अंश तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक बदल जाता है और दूसरा नहीं? इसका कारण पदार्थों के भौतिक गुणों में छिपा है। देखिए, जब हम किसी तरल को गर्म करते हैं तो उसके अणु दूर दूर जाने लगते हैं, जिससे तरल फैलता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। अच्छा, और क्योंकि मोलारता के सूत्र में आयतन है? बिल्कुल, इसलिए तापमान बदलने से मोलारता की गणना बदल जाएगी। लेकिन दूसरी ओर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान या वजन तापमान के साथ कभी नहीं बदलता। 1 किलोग्राम पदार्थ चाहे ठंडा हो या गर्म, 1 किलोग्राम ही रहेगा। ओहो, इसीलिए मोलालता और मोल अंश तापमान से पूरी तरह अप्रभावित रहते हैं। हाँ, विज्ञान में सटीक मापन के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है। तो सांद्रता को गहराई से समझने के बाद अब हम गैसों और द्रवों के आपसी व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। यहाँ विलेयता और हेनरी का नियम दिया गया है। विलेयता के लिए 2 बिंदु हैं। दबाव बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है और तापमान बढ़ने पर गैस की विलेयता घटती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। इसे अणु की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी के नजरिए से समझें। जब तापमान बढ़ता है तो गैस के अणुओं को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। वे तेजी से भागने लगते हैं और तरल की सतह को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। मतलब विलेयता घट जाती है। हाँ, वहीं जब हम दबाव बढ़ाते हैं तो हम उन गैस के अणुओं को जबरदस्ती तरल के भीतर धकेल रहे होते हैं, जिससे विलेयता बढ़ जाती है। इसे गणितीय रूप में हेनरी के नियम से समझाया गया है। हेनरी का नियम, P बराबर KH गुणा X, जहां P आंशिक दाब, KH हेनरी स्थिरांक और X मोल अंश है। नियम, KH जितना अधिक होगा विलेयता उतनी ही कम होगी। बिल्कुल। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ, जहां एक अक्ष पर P है और दूसरे अक्ष पर X।
दोनों के बीच एक बिल्कुल सीधी रेखा ऊपर की ओर जा रही है। हाँ, ये सीधी रेखा स्पष्ट रूप से बताती है कि आंशिक दाब और गैस की घुली हुई मात्रा एक दूसरे के सीधे समानुपाती हैं। जितना अधिक दबाव उतनी अधिक गैस घुलेगी। और ये KH क्या करता है? KH यानी हेनरी स्थिरांक हर गैस के लिए अलग होता है, जो ये तय करता है कि कोई गैस किसी तरल में घुलने के प्रति कितनी प्रतिरोधी है। ये नियम केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यहाँ वास्तविक जीवन में इसके उपयोग दिए गए हैं। फैक्ट बॉक्स। 1. गोताखोर स्कूबा डाइवर्स बेंड से बचने के लिए हीलियम गैस मिलाते हैं। 2. ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से एनॉक्सिया होता है। और 3. ठंडे पानी में जलीय जीव ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि O2 की विलेयता अधिक होती है। ये तीनों उदाहरण हेनरी के नियम के प्रत्यक्ष परिणाम है। देखिए, जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाता है तो पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इस दबाव के कारण सांस के साथ ली गई नाइट्रोजन गैस खून में अधिक मात्रा में घुल जाती है। फिर जब वो ऊपर आता है तब क्या होता है? जब वे तेजी से ऊपर सतह की ओर आता है तो दबाव अचानक कम होता है। हेनरी के नियम के अनुसार दबाव कम होने से गैस की विलेयता कम हो जाती है और घुली हुई नाइट्रोजन खून में बुलबुले बना लेती है। बाप रे। हाँ, ये बुलबुले नसों को ब्लॉक कर देते हैं, जिसे बेंड्स नामक जानलेवा स्थिति कहते हैं। इससे बचने के लिए ही ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम खून में बहुत कम घुलती है। समझ गया। और ऊंचाई वाली बात? ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता है, इसलिए हमारे खून में कम ऑक्सीजन घुल पाती है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और सोचने की क्षमता कम हो जाती है, जिसे एनॉक्सिया कहते हैं। और जहां तक मछलियों का सवाल है, ठंडे पानी का तापमान कम होने के कारण उसमें ऑक्सीजन अधिक घुलती है, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में आसानी होती है। बहुत ही शानदार। अब हम तरल में तरल पदार्थों के घुलने की बात करते हैं। यहाँ राउल्ट का नियम दिया गया है। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। सूत्र है P1 बराबर P1 नॉट गुणा x1 तथा P2 बराबर P2 नॉट गुणा x2। कुल दाब P टोटल बराबर P1 प्लस P2 बराबर P1 नॉट गुणा x1 प्लस P2 नॉट गुणा x2। राउल्ट का नियम उन तरल पदार्थों के लिए जो आसानी से वाष्प में बदल जाते हैं। ये नियम बस ये कहता है कि यदि हम दो तरल पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण के ऊपर बनने वाली कुल वाष्प का दबाव उन दोनों तरल पदार्थों द्वारा बनाए गए अलग अलग वाष्प दबावों का जोड़ होगा। और ये P1 नॉट क्या है? यहाँ P1 नॉट का अर्थ है उस तरल का शुद्ध वाष्प दाब जब वो अकेला था। अच्छा, यहाँ चित्र में दिखाया गया है वाष्प दाब और मोल अंश का एक क्रॉसिंग ग्राफ, जिसमें दो तिरछी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और उनके सबसे ऊपर एक रेखा है जो कुल दाब यानी P टोटल को दर्शाती है। बिल्कुल। इसी के नीचे एक बहुत ही रोचक नोट बॉक्स है, राउल्ट वर्सेस हेनरी। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की ही एक विशेष स्थिति है, जहां KH का मान P1 नॉट के बराबर हो जाता है। हाँ, अगर हम दोनों के सूत्रों की तुलना करें तो संरचना बिल्कुल समान है। गैसों के मामले में हम एक स्थिरांक KH का उपयोग करते हैं और उड़ने वाले द्रवों के मामले में हम उस द्रव के शुद्ध वाष्प दाब P1 नॉट का उपयोग करते हैं। सिद्धांत दोनों का एक ही है। मतलब राउल्ट का नियम हमें विलयन के व्यवहार को समझने के लिए दो श्रेणियों में ले जाता है, आदर्श और अनादर्श विलयन। सही कहा। पहले आदर्श विलयन की तालिका पढ़ते हैं। आदर्श विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। डेल्टा H मिक्स बराबर 0, डेल्टा V मिक्स बराबर 0, आकर्षण बल AB बराबर AA और BB। उदाहरण N हेक्सेन प्लस N हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोलुएन। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है नीले रंग के A अणु और लाल रंग के B अणु एक साथ बहुत शांति से मिल रहे हैं। आदर्श विलयन की अवधारणा को अच्छे रूममेट्स की तरह समझा जा सकता है। देखिए, जब तरल A और तरल B को मिलाया जाता है तो उनके बीच का आपसी आकर्षण बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वे अकेले रहने पर महसूस करते थे। मतलब कोई झगड़ा नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके बीच कोई नया तनाव या अत्यधिक लगाव पैदा नहीं होता, इसलिए न तो कोई अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है जिसे डेल्टा H 0 कहते हैं, और न ही वे सिकुड़कर या फैलकर अपना कुल आयतन बदलते हैं, यानी डेल्टा V 0। लेकिन असल दुनिया में हमेशा ऐसा नहीं होता,
इसके बाद अनादर्श विलयन के बारे में लिखा है। अनादर्श विलयन राउट के नियम का पालन नहीं करते हैं। डेल्टा एच मिक्स बराबर नहीं है 0 के और डेल्टा वी मिक्स बराबर नहीं है 0 के। आकर्षण बल अलग होते हैं और यहां चित्र में दिखाया गया है नीले और लाल अणु एक दूसरे को थोड़ा अलग तरह से खींच रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि उनके बीच का आकर्षण बल बदल गया है। जब ए और बी एक दूसरे के साथ सहज नहीं होते या फिर कुछ ज्यादा ही करीब आ जाते हैं तो विलयन आदर्श व्यवहार से भटक जाता है। विज्ञान में इस भटकाव को विचलन कहा जाता है। अच्छा, और ये विचलन 2 प्रकार का होता है जिसे अगले पन्ने पर तालिका में समझाया गया है। पहला है धनात्मक विचलन, वाष्पदाब राउंड के अनुमान से अधिक होता है। ए बी आकर्षण कम है ए और बी आकर्षण से। उदाहरण एथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। यहां चित्र में दिखाया गया है ग्राफ में एक अनुमानित बिंदु वाली रेखा है जिसके ऊपर एक उठी हुई कर्व रेखा वाष्पदाब को अधिक दिखा रही है। इसका कारण अणुओं के व्यवहार में छिपा है। यहाँ ए और बी अणुओं के बीच का आकर्षण कमजोर है। वे एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो वे क्या करते हैं? इसलिए वे तरल अवस्था से भागकर तेजी से वाष्प में बदल जाते हैं। अधिक वाष्प बनने के कारण वाष्प दाब बढ़ जाता है और ग्राफ ऊपर की ओर उठ जाता है। समझ गया। अब दूसरा प्रकार है ऋणात्मक विचलन। वाष्प दाब राउल्ट के अनुमान से कम होता है। ए बी आकर्षण अधिक है ए और बी आकर्षण से। मजबूत एच बॉन्ड, उदाहरण फिनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। यहां चित्र में दिखाया गया है ग्राफ में डॉटेड रेखा के नीचे की ओर झुकती हुई एक कर्व रेखा है। यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ए और बी के अणु एक दूसरे के साथ बहुत मजबूत बंधन जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। वे एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि उनका वाष्प बनकर उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े। इसी भटकाव के कारण एक विशेष स्थिति पैदा होती है जिसे तथ्य बॉक्स में समझाया गया है। स्थिर क्वाथी एजियोट्रोप्स, ऐसे द्रव मिश्रण जो एक ही तापमान पर उबलते हैं और जिन्हें डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता। न्यूनतम क्वथनांकी धनात्मक विचलन वाले विलयन, अधिकतम क्वथनांकी ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। आमतौर पर अगर हम 2 द्रवों को मिलाते हैं तो हम उन्हें उबालकर अलग कर सकते हैं क्योंकि दोनों के उबलने का तापमान अलग होता है। इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। लेकिन स्थिर क्वाथी ऐसे जिद्दी मिश्रण है जो आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि वे किसी एक शुद्ध तरल की तरह एक ही निश्चित तापमान पर उबलने लगते हैं। उन्हें उबालकर अलग करना असंभव हो जाता है। अरे वाह, प्रकृति के अपने ही अलग नियम हैं। इसके बाद हम इन नोट्स के सबसे रहस्यमयी और गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म। यहां परिभाषा दी गई है। अणुसंख्या गुणधर्म वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि यदि आप पानी में चीनी मिला रहे हैं या फिर यूरिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पदार्थ क्या है। सिर्फ गिनती मायने रखती है। बिल्कुल। अगर दोनों के कणों की संख्या बराबर है तो वे पानी के व्यवहार में बिल्कुल एक जैसा बदलाव लाएंगे। सारा खेल केवल कणों की गिनती का है, पहचान का नहीं। तो इन गुणधर्मों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला गुणधर्म पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 1, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, RLVP। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है। सूत्र है P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर X2 बराबर N2 बटे N1 प्लस N2। और X2 यहाँ विलय का मोल अंश है। जी। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 बीकर। पहले बीकर में केवल नीले रंग के अणु हैं जो सतह से ऊपर उड़कर वाष्प बना रहे हैं। दूसरे बीकर में नीले अणुओं के बीच कुछ हरे रंग के कण आ गए हैं। ये हरे कण सतह पर बैठ गए हैं और नीले अणुओं का रास्ता रोक रहे हैं। इस चित्र से पूरी प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। अवाष्पशील का अर्थ है वो पदार्थ जो वाष्प नहीं बन सकता, जैसे नमक या चीनी। जब इसे पानी में मिलाया जाता है तो ये कण सतह पर जगह घेर लेते हैं, जिससे नीले अणुओं को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। बिल्कुल। अब पानी के अणुओं को सतह से बाहर निकलने के लिए कम जगह मिलती है, जिससे वाष्प कम बनती है और वाष्प का दबाव गिर जाता है।
वाष्प दाब कम होने का सीधा असर दूसरे गुणधर्म पर पड़ता है। यहां लिखा है क्वथनांक का उन्नयन। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। सूत्र है डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट और डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणा एम, जहां m मोललता है और kb मोलल उन्नयन स्थिरांक है। हाँ, और नोट्स में आगे लिखा है के बी क्या है। के बी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। के बी की इकाई केजी मोल इनवर्स। और यहां चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ जिसमें तापमान और वाष्प दाब के बीच संबंध है। शुद्ध विलायक पहले उबल रहा है और विलयन की रेखा थोड़ा आगे जाकर उबलती हुई दिखाई गई है। बीच के अंतर को डेल्टा टीबी से चिन्हित किया गया है। ऐसा क्यों होता है कि विलयन को उबलने के लिए ज्यादा गर्मी चाहिए? देखिए, किसी भी तरल को उबलने के लिए अपने वाष्प दाब को वायुमंडल के दबाव के बराबर लाना होता है। चूंकि हमने अभी देखा कि विलय मिलाने से वाष्प दाब कम हो जाता है, तो अब उस गिरे हुए वाष्प दाब को वापस वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए हमें विलयन को अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ती है। इसी कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। अच्छा, तीसरा गुणधर्म इसके ठीक विपरीत काम करता है, हिमांक का अवनमन। अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का हिमांक कम हो जाता है। उदाहरण, इंजनों में एंटी फ्रीज डालना। सूत्र है डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ और डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणा एम। और यहाँ एमएफ मोलालिटा है और केएफ मोलल अवनमन स्थिरांक है। हाँ, नोट्स में लिखा है केएफ क्या है। केएफ भी केवल विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। केएफ की इकाई केजी मोल इनवर्स। यहां चित्र में दिखाया गया है एक और ग्राफ। इसमें शुद्ध विलायक जहां जम रहा है, विलयन की रेखा उससे भी अधिक पीछे जाकर यानी और भी कम तापमान पर जम रही है। इस अंतर को डेल्टा टीएफ कहा गया है। एंटीफ्रीज पानी को जमने से कैसे रोकता है? जब पानी जमता है तो उसके अणु एक दूसरे के पास आकर एक विशेष ठोस संरचना बनाते हैं जिसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। लेकिन जब हम पानी में कोई विलेय जैसे एंटीफ्रीज मिला देते हैं तो विलेय के कण पानी के अणुओं के बीच आ जाते हैं और उन्हें एक साथ जुड़ने से रोकते हैं। अब वो बीच में रुकावट डालते हैं। हाँ, इस रुकावट के कारण पानी को जमने के लिए और भी अधिक ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में रसायन डाला जाता है ताकि 0 डिग्री पर भी पानी बर्फ ना बने। क्या बात है। अब हम अंतिम और चौथे अनुसंख्या गुणधर्म पर आते हैं, परासरण और परासरण दाब। परासरण शुद्ध विलायक का अर्ध पारगम्य झिल्ली एसपीएम से होकर विलयन की ओर बहना। परासरण दाब पाई वह अतिरिक्त दाब जो परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है। सूत्र पाई बराबर CRT। सी मोलारता, आर गैस स्थिरांक और टी तापमान है। अर्ध पारगम्य झिल्ली या एसपीएम एक ऐसी छलनी की तरह है जिसमें छेद इतने छोटे होते हैं कि केवल विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं। जैसे पानी के अणु जा सकते हैं पर नमक के नहीं। बिल्कुल। प्रकृति में पानी हमेशा अपने आप उस दिशा में बहता है जहां सांद्रता अधिक होती है। इस प्राकृतिक बहाव को रोकने के लिए विलयन की तरफ से जो दबाव लगाना पड़ता है उसे ही परासरण दाब कहा जाता है। इस सिद्धांत का एक बहुत ही चमत्कारी उपयोग अगले तथ्य बॉक्स में है, प्रतिलोम परासरण आरओ। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक उल्टी दिशा में बहने लगता है। उपयोग समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में। यहां चित्र में दिखाया गया है एक कंटेनर जिसके बीच में एक एसपीएम लगी है। एक तरफ लवणीय जल है और दूसरी तरफ शुद्ध जल। लवणीय जल की तरफ एक पिस्टन लगा है जिससे बहुत भारी दबाव डाला जा रहा है। हाँ, और इस भारी दबाव के कारण क्या होता है? इस भारी दबाव के कारण नीले रंग के पानी के अणु झिल्ली को पार करके उल्टी दिशा में जा रहे हैं और दूसरी तरफ शुद्ध जल बाहर आ रहा है। देखिए, ये केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है। दुनिया भर में जो जल संकट है उसका एक बड़ा समाधान यही तकनीक है। जब हम परासरण दाब से ज्यादा ताकत लगा देते हैं तो हम प्रकृति के बहाव को उलट देते हैं। खारे समुद्र के पानी में मौजूद नमक वहीं रह जाता है और शुद्ध पानी झिल्ली से छनकर बाहर आ जाता है।
मतलब हमारे घरों में जो आरओ प्यूरिफायर होते हैं वो भी इसी पर काम करते हैं। एकदम सही। जब लगता है कि सब कुछ समझ आ गया है तो रसायन विज्ञान एक नया मोड़ ले लेता है। यहाँ एक अंतिम विषय दिया गया है, असामान्य मोलर द्रव्यमान और वॉन्ट हॉफ गुणांक। जब विलय विलयन में टूटता या जुड़ता है तो मोलर द्रव्यमान असामान्य हो जाता है। वॉन्ट हॉफ गुणांक I बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। संयोजन के लिए I 1 से कम है, वियोजन के लिए I 1 से अधिक है। उदाहरण NaCl के लिए I लगभग 2। हमने शुरुआत में एक शर्त रखी थी कि अणु संख्य गुणधर्म केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब मान लीजिए आपने गणना की कि आपने पानी में नमक के 100 कण डाले, लेकिन पानी में जाते ही नमक का हर कण 2 हिस्सों में टूट गया, सोडियम और क्लोराइड। अरे, तो अब पानी में 100 की जगह 200 कण हो गए। बिल्कुल, आपकी सारी गणितीय गणना गलत हो जाएगी क्योंकि कणों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसी त्रुटि को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक वॉन्ट हॉफ ने एक गुणांक दिया जिसे I कहते हैं। यदि कण टूटते हैं तो यह 1 से अधिक होगा और यदि कण आपस में जुड़ जाते हैं तो यह 1 से कम होगा। और इसी I को शामिल करने के लिए सभी पुराने सूत्रों को बदलना पड़ता है। यहां संशोधित सूत्र दिए गए हैं। वाष्प दाब अवनमन डेल्टा P बटा P10 बराबर I गुणा X2। क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB बराबर I गुणा KB गुणा M। हिमांक अवनमन डेल्टा TF बराबर I गुणा KF गुणा M। परासरण दाब पाई बराबर I गुणा CRT। देखा जाए तो सूत्र बिल्कुल वही है जो हमने पहले पढ़े थे, बस हर सूत्र के आगे वॉन्ट हाफ गुणांक I का गुणा कर दिया गया है। ऐसा करने से विलयन के अंदर कणों की जो वास्तविक संख्या है वो स्वतः ही गणितीय सूत्र में शामिल हो जाती है और हमें सटीक उत्तर मिलता है। इसके साथ ही हम नोट्स के अंतिम हिस्से पर आ गए हैं। चैप्टर समरी, क्विक रिवीजन फॉर्मूला शीट। इसमें 7 बॉक्स दिए गए हैं जो पूरे अध्याय का निचोड़ हैं। इन्हें तेजी से पढ़ लेते हैं। बॉक्स 1, M बराबर N बटा V लीटर में और M बराबर N बटा W kg में। बॉक्स 2, हेनरी नियम, P बराबर KH गुणा X। बॉक्स 3, राउट नियम, P1 बराबर P10 गुणा X1। बॉक्स 4, RLVP, P10 माइनस P11 बटा P10 बराबर I गुणा N2 बटा N1 प्लस N2। और आगे के 3 सूत्र। बॉक्स 5, डेल्टा TB बराबर I गुणा KB गुणा M। बॉक्स 6, डेल्टा TF बराबर I गुणा KF गुणा M। बॉक्स 7, पाई बराबर I गुणा CRT। और अंत में छात्रों के लिए एक संदेश लिखा है, परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये 7 सूत्र इस पूरे विषय की आत्मा है। यदि इन सूत्रों और इनके पीछे के कारणों को ध्यान में रखा जाए तो विलयन से जुड़ी किसी भी रासायनिक समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, हमारे पास NCERT, NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें WhatsApp पर मैसेज करें। WhatsApp नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।